Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज का जो ये वीडियो है, ये जो टेस्ट है, ये पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 10 है। इसके पहले भी हम पर्यावरण के 9 मॉडल पेपरों को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, पूरे ही 30 क्वेश्चन, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा RBSC का जो मैटर है वो भी लिया गया है। इसके बाद में आपके सुबह 8 बजे साइकोलॉजी का वीडियो आ रहा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। साइकोलॉजी में हर एक फैक्ट आपको नया जानने को मिलेगा इसके बाद वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इस टेस्ट को। पहला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 है आपके, अधिकार के आधार पर परिवार के कितने प्रकार माने गए हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार और 5 प्रकार। तो देखो, पर्यावरण के अंतर्गत परिवार आपका एक टॉपिक आता है जिसमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो परिवार में अधिकारवादी जो चीज़ें होती है, इसके आधार पर परिवारों के कितने भाग हैं? तो साथियों, राइट आंसर है आपका तीसरा विकल्प। अधिकार के आधार पर परिवार के 2 प्रकार माने जाते हैं। एक तो होता है आपके मातृ सत्तात्मक परिवार और एक होता है आपके पितृसत्तात्मक परिवार। मातृ सत्तात्मक में जो घर की जो मुखिया है वो माँ होती है और पितृसत्तात्मक में कोई पुरुष होता है। ठीक है, तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, और संडे का तो सभी को याद होगा, एक दिन निकल चुका है। अब आपके पास 5 दिन और है, तो कर लो जितनी तैयारी करनी हो, क्योंकि मैंने कह दिया है कि आप यूँ मान लेना संडे के दिन रीड का, आपके यूँ मानो कि भाई रीड का ही पेपर है, ऐसा पेपर बन रहा है आपके। तो प्रश्न संख्या 2, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2006 में, 2010 में, 2012 में और 2007 में। तो देखो, जो बालकों के जो अधिकार है, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो मतलब किशोर या फिर बालिक नहीं होते हैं, उन बच्चों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है साथियों, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। चौथा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बया रहती है, बया एक पक्षी का नाम है साथियों, कहाँ पर रहती है? ये घर में रहती है, दड़बे में रहती है, घोंसले में रहती है या बिल में रहती है? तो देखो, बया जो कि एक पक्षी होती है, पक्षी है मतलब ये, ठीक है, घर में नहीं रहती है, दड़बे में भी नहीं रहती है, ना ही बिल में रहती है, बल्कि साथियों ये घोंसले में रहती है। थर्ड विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 है, लोचारी कौन से प्रदेश का वस्त्र है? जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, बिहार का और उत्तर प्रदेश मतलब यूपी का। तो देखो, लोचारी एक वस्त्र का प्रकार है साथियों, जो आपको बताना है कि यह कौन से प्रदेश में इस वस्त्र का उपयोग किया जाता है, इस वस्त्र को पहना जाता है। तो आपके प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर है, देखो, लोचारी वस्त्र आपके हिमाचल प्रदेश में पहना जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। विकल्प संख्या 2 सही है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन वापस याद दिला दूँ, साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है आपके सुबह 8 बजे, तो किसी भी हालत में उस वीडियो को मिस मत कर देना। उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश कहलाता है? इजबा, चिकीज, ओल और मेद। तो देखो, प्रश्न संख्या 5 में राइट आंसर आपको देना है। बताइए प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो साथियों, प्रश्न संख्या 5 में देखो, जो उत्तराखंड में एक जनजाति है जिसका नाम है भोटिया, ठीक है, भोटिया जनजाति के नाम से उसको जानते हैं। तो ये जनजाति जो ग्रीष्मकालीन आवास बनाती है उसको मेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको मेत कहा जाता है। जबकि जो शीतकालीन अवकाश इनके द्वारा बनाया जाता है, उन शीतकालीन अवकाश को मुनसा कहते हैं। तो दोनों चीज़ें याद होना चाहिए, भोटिया जनजाति की ग्रीष्मकालीन अवकाश मेत है और शीतकालीन अवकाश क्या है? मुनसा। ठीक है, चौथा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 6 क्या पूछा जा रहा है? साइलो है, जुताई का एक उपकरण है, फसल का एक प्रकार है, कटाई के समय एक त्यौहार है और फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह
तो इनमें से साइलो का सही अर्थ किससे लिया जाएगा? प्रश्न संख्या 6 में आपको राइट आंसर देना है। तो साथियों छठे क्वेश्चन में बता दीजिए आपका कौन सा विकल्प सही है। देखिएगा, साइलो का मतलब होता है फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह, कि भाई जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं या फिर जो फसलों को खरीदते हैं, ठीक है, अब उन फसलों को वो कई दिनों तक बिल्कुल सही तरीके से बिना खराब किए उनको रख लेते हैं। तो साथियों ये भंडारण जो किया जाता है, वो जो बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं उनमें उचित वातावरण का निर्माण किया जाता है, तो उन भंडार गृह को ही साइलो के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन, कृषि कौन सी सूची का विषय है? विधान सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कृषि को किसके अंतर्गत माना जाता है, किस सूची का विषय कृषि को माना जाता है? तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कृषि है इसको राज्य सूची का विषय माना जाता है। किसका? राज्य सूची का। विकल्प संख्या आपका 3 सही है। प्रश्न 7 में देखो, एक होती है केंद्र सूची। अब केंद्र सूची जो होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। जैसे एक राज्य सूची किसका विषय है? मतलब ये जो कृषि है ये किसका विषय है? राज्य सूची का। मतलब कृषि पर जो कानून है वो राज्य सरकारें बना सकती है। और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है वह सूची जिस पे कानून दोनों की सहमति से बनता है, केंद्र और राज्य की सहमति से। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तो साथियों 8वां क्वेश्चन, सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन। तो बताइए सेरीकल्चर का संबंध इनमें से किससे होता है? प्रश्न संख्या 8 में आपको राइट आंसर बताना है। तो साथियों प्रश्न संख्या 8 में देखो, सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। किसको कहा जाता है? रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। साथियों ये एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। कैसा उद्योग है ये? कुटीर उद्योग। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा 8वें में। तो प्रश्न संख्या 9 साथियों, तो 9वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सहकारिता का प्रारंभ किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने, रॉबर्ट रोस ने, रॉबर्ट लेविन ने और रॉबर्ट सेम ने। तो किसके द्वारा सहकारिता का आरंभ किया गया था? प्रश्न संख्या 9 में सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो देखिए साथियों 9वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, सहकारिता का आरंभ रॉबर्ट ओवन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले ही इन्होंने सहकारिता के विषय में बताया था, इसलिए सहकारिता का जनक भी रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। तो विकल्प नंबर जो 1 है वो सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो साथियों आपके 10वां क्वेश्चन, ये देखिए 10वें क्वेश्चन को, परिष्कृत सिंचाई विधियों में प्रमुख है लवणीय जल को अलवणीय बनाने का प्रयोजन, ट्यूबवेलों से सिंचाई करना, बाढ़ के पानी को रोककर खेतों में बहाना और बूंद बूंद सिंचाई करना। तो देखो परिष्कृत सिंचाई विधियों में सबसे प्रमुख, तो साथियों सबसे प्रमुख इनमें से क्या है? बूंद बूंद सिंचाई करना। क्योंकि हम जैसे मान लीजिए जो फसल है, फसल का जो पौधा है उस पौधे की जड़ों के बिल्कुल पास में बूंद बूंद सिंचाई एक पद्धति है जिससे पानी बहुत कम लगता है फसल को सिंचित करने में। तो पानी कम लगेगा तो आप कम पानी से अधिक खेती कर सकते हो, इसलिए चौथा विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की। तो मित्रों आपके 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, ये देखिएगा प्रश्न संख्या 11 को, मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, 2 मार्च को और 2 मई को। तो बताइए इनमें से मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 11वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है। तो साथियों मनरेगा दिवस महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम सभी ने सुन रखा होगा। मनरेगा दिवस मनाया जाता है साथियों आपके 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनरेगा दिवस मनाया जाता है। अब 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मनरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को मनरेगा दिवस की स्थापना हुई थी, इसलिए 2 फरवरी को ही मनरेगा दिवस हम मनाते हैं।
विकल्प नंबर आपका 2 सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 42 में और अनुच्छेद 30 में। तो बताइए पंचायती राज की अवधारणा को कौन से अनुच्छेद में संविधान के अंतर्गत व्यक्त किया गया है? 12वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए साथियों। तो देखो प्रश्न संख्या 12 में आपका दूसरा विकल्प सही है। जो अनुच्छेद 40 है इसमें ही पंचायती राज के गठन के निर्देश दिए गए थे, अतः आपका जो सेकंड विकल्प है यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां क्वेश्चन है मित्रों, ये देखिए, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोकोत्सव है? मिजोरम का, ओडिशा का, असम का और केरल का। तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए सभी को। बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है साथियों ये बिहू, लेकिन कहाँ का है? तो ये भारत में असम जो राज्य है वहाँ का लोक नृत्य है साथियों बिहू, ठीक है, लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आपके जो असम वाला जो तीसरा विकल्प है 13वें क्वेश्चन में वही आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 14, ये देखिए 14वें क्वेश्चन को, फोलरी है। फोलरी क्या है? महिलाओं के हाथ का आभूषण है, महिलाओं के गले का आभूषण है, पुरुषों के हाथ का आभूषण है और महिलाओं के पैर का आभूषण है। तो देखिएगा फोलरी इनमें से क्या है? 14वें क्वेश्चन में सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। देखिए साथियों, फोलरी को कहा जाता है महिलाओं के पैर का आभूषण। ये महिलाओं के पैर का आभूषण है। चौथा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या पूछा जा रहा है 15वें क्वेश्चन में। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 मार्च 1978 को, 15 अप्रैल 1975 को, 19 मई 1975 को और 19 अप्रैल 1975 को। तो यहाँ पर 3 विकल्प ऐसे हैं जिसमें 1975, 75, 75। तो भाई प्रश्न घुमाने वाला जो है 3 विकल्प में एक जैसे एक ही सन दे रखे, तो मतलब इनमें से एक आंसर होगा 78, तो इसका होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपके देखो एक चीज़ तो ये कंप्लीट हो गई कि भाई भारत का प्रथम भारतीय संचार उपग्रह जिसका क्या था? आर्यभट्ट था साथियों। तो ये जो उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया, लेकिन इसको 1975 में भी कब, आपको ये देखना है फिर। तो 1975 में साथियों 19 अप्रैल 1975 को इसे प्रेक्षित किया गया था और यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह भी था साथियों। इसका वजन की बात करें तो लगभग 360 किलोग्राम इसका वजन था टोटल, ठीक है, याद रखना इस फैक्ट को भी आप। चौथा विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट हम प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। तो चलिए आपके 16वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज और ग्लूकोज। तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने का कार्य इनमें से कौन सी शर्करा द्वारा किया जाता है? 16वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है साथियों वो है आपके ग्लूकोज। ग्लूकोज देखा होगा ना आपने कि रनिंग वगैरह करते हैं, थक जाते हैं तो ग्लूकोज पी लेते हैं। तो ग्लूकोज पीने से क्या होता है? हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है साथियों। चौथा विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में, ग्लूकोज वाला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है अस्थि मज्जा में, हृदय में, यकृत में और फेफड़ों में। तो भाई साहब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कि आपको लगभग 50% इसके आपको अलग अलग आंसर मिलने वाले हैं। हर जगह पर आपको इसका आंसर अलग मिलने वाला है। कहीं पर आपको मिलेगा कि भाई मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है, कहीं पर वृक्क मतलब किडनियों में, है ना। कहीं पर मिलेगा आपको कि भाई मनुष्य के शरीर में जो रक्त है इसका शुद्धिकरण आपके हृदय में होता है, कहीं पर मिलेगा आपके फेफड़ों में होता है। तो अलग अलग मत है इसके संबंध में, लेकिन साथियों यहाँ पर वास्तविक आंसर इसका शुद्धिकरण वाला तो है आपके
वृक्क, वृक्क मतलब आपके किडनियों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, जहाँ पर जो जहरीले तत्व है उनको अलग कर देती है किडनियाँ। अब किडनी अगर यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका राइट आंसर रहेगा फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। बाकी अगर किडनी रहती तो इसके लिए फिर आप यार कमेंट करके जाओ, क्योंकि इतना डीप में इस चीज़ में घुसा नहीं हूँ, क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट होता है वो साइंस वालों को अच्छी तरह से पता है कि भाई शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप जरूर कमेंट करके जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। यहाँ मैं चौथा विकल्प आपको सही बता रहा हूँ। तो चलिए 18वां क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है रथोंदी रोग, मधुमेह रोग, गलगंड रोग और ऑस्टियोपोरोसिस रोग। तो साथियों प्रश्न संख्या 18 में बताइए, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होने की आशंका होती है। तो देखो, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है इसमें प्रश्न संख्या 18 में। देखो, मधुमेह को आप डायबिटीज़ भी कहा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ के नाम से भी इसको जानते हैं साथियों। मधुमेह, इंसुलिन की कमी से ये रोग होता है। मतलब जो शुगर है, शुगर संबंधी बीमारी है, आप सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या 18 में सेकंड विकल्प। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। आपके 19वां क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का संबंध है वेटलैंड्स के संरक्षण से, वन्य जीवों के संरक्षण से, वन संरक्षण से और उक्त सभी से। तो साथियों रामसर कन्वेंशन का आप सभी ने नाम सुन रखा होगा। इसका जो संबंध है वो वेटलैंड्स के संरक्षण से है। वेटलैंड्स का मतलब होता है नम भूमि। क्या होता है साथियों? नम भूमि। तो यहाँ पर रामसर कन्वेंशन का संबंध नम भूमि से है, या फिर यूं कह दो कि वेटलैंड्स के संरक्षण से है। विकल्प संख्या 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वां क्वेश्चन, राजस्थान में SITE मतलब साइट कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1975-76, 1970-71, 1980-81 और 1985-86। तो साथियों बताइएगा प्रश्न संख्या 20 में आपका कौन सा विकल्प सही है। साइट का जो कार्यक्रम है राजस्थान में SITE, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 20वें क्वेश्चन में आपके जो राइट आंसर है 1975-76 में ही साथियों SITE कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वही बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और इसके बाद में जो साइकोलॉजी का वीडियो आ रहा है उसको कंपलसरी अटेंड करना है सभी को, ठीक है। जब जीवों की शारीरिक क्रियाओं का मुख्य आधार कोशिकाओं से बने ऊतकों द्वारा निर्मित विभिन्न अंग होते हैं तो वह संगठन किस स्तर का संगठन कहलाता है? ऊतक स्तर का संगठन, ऊतक अंग स्तर का संगठन, कोशिका स्तर का संगठन और तंत्र स्तर का संगठन। तो प्रश्न संख्या 21 में राइट आंसर बता दीजिए मित्रों, आपका जो विकल्प कौन सा विकल्प है जो आपका राइट आंसर होगा। तो देखो, जब जीवों की शारीरिक क्रियाएं, इसका जो मुख्य आधार है वो कोशिकाओं से बने ऊतकों द्वारा निर्मित जो विभिन्न अंग हैं वो होते हैं, तो फिर हम उसको ऊतक अंग स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊतक अंग स्तर। सेकंड विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो मित्रों 22वां क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है? स्वराज्य की ओर, स्वाधीन मठ, देशभक्ति और आनंद मठ। तो देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक कृति है जिसको हम जानते हैं आनंद मठ के नाम से। इसी में साथियों हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो संपूर्ण राष्ट्र में आज बोला जाता है, गाया जाता है साथियों, तो ये आनंद मठ में संकलित है। चौथा विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वां क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है? अच्छी वर्षा, ऊसर और रेह भूमि का सुधार, प्रतिवर्षी नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव और नियमित सिंचाई। तो देखो, जो पूर्वी भाग है राजस्थान में, पूर्वी भाग, जो पूर्वी मैदानी भाग है, इसमें जो मिट्टी की उर्वरता है, इसमें उर्वरता बना रहने का जो कारण है वो है क्योंकि प्रतिवर्ष वहाँ पर नवीन जलोढ़ जो मृदा या मिट्टी है इसका जमाव हो जाता है।
जिससे क्या होता है साथियों, वो जो जलोढ़ जो मृदा जमा होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसके कारण वहाँ पर फसलें भी अच्छी होती है। तो थर्ड विकल्प आपके 23वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो साथियों आपके 24वां क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतह करने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे कम उम्र में किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की गई थी? तो साथियों फतह हासिल करने का मतलब है माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में किसने सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो है संतोष यादव, जिनकी उम्र लगभग 20 साल की थी तब ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली थी। तो विकल्प संख्या जो 1 है वही आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 24 में। तो साथियों अब हम प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। आपके 25वां प्रश्न, 25वां क्वेश्चन है, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन, मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन और मानव व उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन। तो देखो सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र इसमें से आएगा, जो सबसे बेस्ट विकल्प हो आपका उसका आपको चयन करना है। तो साथियों 25वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प संख्या ए। क्यों? क्योंकि भौतिक परिवेश का अध्ययन ही सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नहीं। अब यहाँ प्रथम या चौथा इनमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन साथियों जो मानव का प्राकृतिक और जो सामाजिक वातावरण है इनके अंतर संबंधों का अध्ययन ही, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक, ये तो सामाजिक और पर्यावरण में प्राकृतिक दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही है। तो साथियों यहाँ पर मानव उससे संबंधित समुदाय तो सामाजिक में आ रहा है, पर्यावरण कहाँ है फिर उसमें, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही है 25वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो साथियों आपके 26वां क्वेश्चन ये देखिएगा, किस विधि में योजना एवं समस्या विधि दोनों के गुण विद्यमान होते हैं? इकाई विधि में, वाद विवाद विधि में, भ्रमण विधि में और व्याख्यान विधि में। तो देखो जो योजना विधि है और जो समस्या समाधान विधि है साथियों, इन दोनों के गुण विद्यमान आपके भ्रमण विधि में होते हैं, क्योंकि भ्रमण में हम योजना भी बनाते हैं और समस्या का समाधान भी हो जाता है इसमें, इसलिए थर्ड विकल्प आपका 26 में सही है। दोनों के गुण इस विधि में विद्यमान माने जाते हैं, क्योंकि छात्र इस विधि में प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके उस चीज़ को सीखता है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव उसको होता है साथियों। थर्ड विकल्प 26 में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? आपको 27वें क्वेश्चन में विकल्प देखने हैं। क्लार्क व स्टार्क का कथन है, बाइनिंग एंड बाइनिंग का कथन है, जॉन ड्यूवी का कथन है, या इनमें से किसी का भी कथन नहीं है। तो साथियों 27वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा। देखिए सामाजिक अभिव्यक्ति विधि को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है, यह कथन बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा कहा गया है। सेकंड विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। तो चलिए 28वां क्वेश्चन, चिड़ियाघर का उपयोग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस विधि में किया जाता है वह है प्रयोग प्रदर्शन विधि, अन्वेषण विधि, पर्यटन विधि और प्रयोजनवाद विधि। तो साथियों चिड़ियाघर में हम प्रयोग प्रदर्शन तो करेंगे ही नहीं, ऐसा तो ये नहीं कि भाई किसी जानवर को पकड़ के बाल ले और उसका प्रयोग प्रदर्शन कर रहे, ऐसा नहीं होता है। खोज विधि, छात्र चिड़ियाघर में जाकर के खुद नहीं खोजते हैं, कहीं कुछ इसमें दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए ये आपका राइट आंसर नहीं है। बल्कि जो चिड़ियाघर का उपयोग किया जाता है उसमें आप पर्यटन विधि का उपयोग करते हो, पर्यटन मतलब भ्रमण विधि का। तो थर्ड विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 पर। तो मित्रों 29वां क्वेश्चन, परियोजना विधि के जन्मदाता है किलपेट्रिक, जॉन ड्यूवी, आर्मस्ट्रॉन्ग और हर्बर्ट स्पेंसर। तो देखो जो परियोजना विधि है, प्रयोजनवादी विचारधारा का जनक तो जॉन ड्यूवी है, लेकिन परियोजना विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक को माना जाता है। प्रथम विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है साथियों। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना, और किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। संडे को तैयार रहे, अगले संडे 5 दिन और आपके पास बच रहे हैं
बेहद ही शानदार स्टेट लेवल पे, यूँ मानो बेस्ट टेस्ट रहेगा वो स्टेट लेवल पे साथियों। तो कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग तो उसको एक दिन में ही अटेंड करना ही करना, क्योंकि यूँ मान लो आप पूरा ही रीड का ही पेपर रहेगा वो। तो चलिए अंतिम और 30वां क्वेश्चन, चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में जो सहायक सामग्री प्रयोग में लाई जाती है वह है श्यामपट्ट, चार दीवारी, फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। तो जो चित्रात्मक सामग्री है उसको हम प्रदर्शित करते हैं, तो जिस चीज़ से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, या जो चीज़ हमें उसे प्रदर्शित करने में सहायता दे, तो साथियों वो जो सामग्री है वो है आपके फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड जो होता है इस पे चित्रात्मक सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है। थर्ड विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। सुबह 8 बजे वाले वीडियो में मिलते हैं साथियों। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाए।